शहर के एन वस्त में मिठाई की दुकान पर काम करता था। कुछ दिन हुए थे मेरा काम बहुत बढ़ गया था, लोगों का रश भी दुकान पर बहुत ज़्यादा होता, सो मेरे लिए काम करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने साथ एक लड़का रख लूँ जिससे मुझे आसानी होगी, क्योंकि दुकान का मालिक 10 दिन से दुकान पर नहीं आया था। मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा था। मैं दुकान पर बैठने लगा तो मुझे पता चला कि वाकई इस दुकान में कितनी ही जिम्मेदारियां हैं। सुबह के 5 बजे उठकर सारा सामान तैयार करना पड़ता था, फिर लोगों का ऑर्डर वक्त पर तैयार करना भी एक बहुत ही मुश्किल काम था। मैंने सोचा कि मैं इन सब कामों के साथ साथ एक लड़का रख लेता हूँ। लड़का रखे भी मुझे 2 दिन ही हुए थे कि मेरी दुकान में अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। अक्सर एक फ़कीनी जो सुबह के तकरीबन 8 बजे हमारी दुकान के करीब आकर बैठती, उसे ना कोई भीख देता और ना ही वो किसी से मांगती थी। उसने हर वक्त अपने चेहरे पर एक घूंघट डाला होता और आसपास से गुजरते लोगों को देखती। उसका काम बस लोगों को देखना, उनके चेहरों को बगौर पहचानना था। मैं भी उसे देखता रहता, मगर आज तक मैंने उससे कोई बात नहीं की थी। अलबत्ता मुझे उसका हुलिया अजीब लगता था। उसके चेहरे पर कालक मली होती और वो हमेशा तरोताज़ा दिखाई देती, मगर मुझे जो चीज़ बहुत अजीब लगी थी वो ये कि जब मैं सुबह आता वो यहीं बैठी रहती और जब रात होती तब भी वो वहीं होती। कभी कभार शाम के वक्त उठकर चली जाती, मगर उसका कशकोल खाली होता, क्योंकि वो किसी से मांगती नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वो वक्त गुजारी के लिए यहाँ बैठी हो। उसका चेहरा हर वक्त खिला खिला सा रहता था। उसकी आंखों से मुझे लगता जैसे मैंने उसे पहले कभी देख रखा है, लेकिन उसने बातचीत नहीं की थी, सो मेरे लिए वो अनजान ही थी। जब से मैंने दुकान पर दूसरा लड़का रखा था, ये लड़का उससे कोई ना कोई बातचीत करता रहता। मैं इसे मना करता कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये फ़कीरनी है, बेचारी अपने घर से दरबदर होगी, भरे बाजार में इसलिए बैठती है कि कोई इसे छेड़ न सके, और तुम यहाँ भी इसके साथ ऐसी बातें करोगे तो इसके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। वो कहता कि ये ऐसी ही औरतें होती हैं, इनको छेड़ो या कुछ भी करो, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी ही बात होती है किसी मज़ार पर चली जाती, दारुल अमान में जाकर बैठ जाती, भरे बाजार में जहाँ मर्द ही मर्द हैं वहाँ इसका क्या काम बनता है। और फिर ये सारी दुकानें तो मिठाई वालों की हैं, अगर इसने कहीं बैठना भी है तो औरतों के मोहल्ले में जाए। मसलन ये है कि जहाँ कपड़े की दुकानें हों, इसके यहाँ बैठने का साफ मतलब है कि ये मर्दों की तवज्जो चाहती है। मैं उसकी बातों पर कान को हाथ लगाता, मगर वो भी गलत नहीं था। 2-4 दिन गुजरे ही थे कि फ़कीनी मेरी दुकान पर भी आने लगी। वो अक्सर आकर मुझे देखती और घंटों देखती ही रहती। मैं नज़र उठाकर न देखता, क्योंकि मुझे उसकी आदत बुरी लगती थी। अब तो मुझे दुकान में काम करने वाले लड़के अबरार की बात सच लगने लगी थी। अबरार उससे बहुत ज़्यादा बातें करता, लेकिन वो अबरार की किसी बात का जवाब न देती। मैं अबरार को मना करता रहता, लेकिन मैंने ये बात जान ली थी कि वो अबरार से खार खाती थी। आज अबरार दुकान पर नहीं था। वो सुबह ये देखते ही कि दुकान पर अकेला मैं खड़ा हूँ, मेरी दुकान पर आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। मैं उसकी बात सुनकर ठटक गया था। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए तो बताओ, क्या खाओगी? कहने लगी, मैं जलेबी खाऊंगी। मैंने उसे गरम गरम जलेबी और थोड़ा सा दूध डाल कर दिया तो बोली, ऐसे जलेबी नहीं खाऊंगी, पहले तुम खाओ। मैं हैरान होकर उसे देखने लगा। मैं क्यों खाऊं? मैंने तुम्हें डाल कर दी है, नहीं खानी तो जाओ यहाँ से। मेरे इस तरह रूखे फीके अंदाज पर वो वहीं धरना देखकर बैठ गई। नहीं, मैं तुम्हारी झूठी जलेबी खाऊंगी। ये क्या बात हुई? बच्चों वाली बातें न करो, जाओ, बच्चों वाली बातें न करो, जाओ यहाँ से। ये जलेबी मैंने तुम्हें मुफ्त डाल कर दी है। हाँ तो मुफ्त ही तो दोगे, मेरा हक बनता है। क्यों भाई, तुम हो कौन जो तुम मुझे कह रही हो कि मेरी मिठाई पर तुम्हारा हक बनता है? अब की बार मैं गुस्से में आ गया था। देखो, अगर तुमने मुझसे इस तरह से बात की तो मैं तुम्हें बददुआ दे दूंगी। मैं एक फ़कीरनी हूँ, मेरे हाथ में बहुत ताकत है, मैं जिसे जो दुआ देती हूँ वो लग भी जाती है। मैं उसे देखकर हंस पड़ा। अच्छा, क्या तू मुझे बददुआ दे सकती है? चल देखो बददुआ, मैं देखूंगा कि कितना लगती है। कहने लगी, तेरी शादी मुझसे ही होगी, और तू देखना, अगर मुझसे शादी करेगा तो बहुत अमीर हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैंने उसे वहाँ से भगा दिया। मुझे ये लड़की बहुत अजीब सी लगती थी। अब मैं इसकी बातों में नहीं आना चाहता था। खामखा मेरा वक्त ज़ाया करती, लोगों की नज़र में भी मुझे मशकूक बनाती। कुछ दिन वो मेरी दुकान में नहीं आई थी। दूर दूर से ही मुझे अबरार रोज़ाना ही बाकायदगी से दुकान पर आता था। शायद वो अबरार की दुकान से बाहर जाने का इंतज़ार करती होगी। तभी एक दिन अबरार जुमे की नमाज के लिए गया। उस वक्त दुकानें तकरीबन बंद हो चुकी थीं, बाजार थोड़ा खाली था। उस वक्त मैंने दुकान बंद नहीं की थी। अमूमन यही होता कि अबरार पहले जुमा पढ़ कर आता, उसके बाद 2 बजे वाले वक्त पर मैं जाता और दूसरी मस्जिद में जमा पड़ता। यूँ हमारी दुकान नमाज के औकात में भी खुली रहती थी और हम दोनों इसी तरह से ग्राहकों को निपटाते थे। बाजार में ये बात सभी को मालूम थी और शायद अब इस फ़कीरनी को भी मालूम हो चुकी थी। तभी जुमे के दिन जब थोड़ा बाजार सुनसान हुआ तो वो मेरी दुकान में आकर बैठ गई। मैंने कहा, क्या बात है, बड़े दिनों के बाद आई हो? कहने लगी, हाँ, आज तो मैं बहुत बड़ा मंसूबा लेकर आई हूँ। वो क्या? मैंने हैरत से पूछा। मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ। शादी और मुझसे मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। मैंने बात घर वालों के ज़िम्मे लगा दी ताकि उसे भी बुरा न लगे, मगर वो कहाँ मेरी सुनने वाली थी।
कुर्सी पर जरा आगे होकर बोली, नहीं, घर वाले माने या ना माने, तुझे तो शादी मुझसे ही करना होगी। क्यों, कोई ज़बरदस्ती है क्या? मैंने चिढ़कर पूछा। हाँ, ज़बरदस्ती है, मैं तो तुम्हें अपना दिल दे चुकी हूँ। अब अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं कुछ खाकर अपनी जान दे दूंगी। मुझसे शादी कर लो। उस फकीनी के मुंह से इतनी लंबी लंबी फलसफी वाली बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। हो तो तुम फकीनी, बातें बड़ी करती हो। मैंने अपना गिरेबान उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा था। तो तुम नहीं मानोगे? वो बोली। मैं क्यों मानूंगा? कहा ना, एक फकीनी से शादी नहीं कर सकता। मेरे कहने पर वो बिफर गई। आप देखना मैं क्या करती हूँ। तभी उसने मेरे सामने अपनी आस्तीन खींचकर फाड़ दी और शोर मचाने लगी, वावेला करने लगी, कोई बचाओ, ये शख्स मेरी इज्जत लूट रहा है। दुकान का शटर भी उसने एकदम ऐसे महारत से घुमाकर बंद किया कि मैं देखता ही रह गया था। औरतों को अमूमन ऐसे काम नहीं आते, लेकिन जिस महारत से उसने दुकान का शटर बंद किया था, मैं कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। मैं तो अभी इसी कश्मकश में था कि मैं इस लड़की को क्या कहूँ कि इसने अपनी चादर जमीन पर फेंक दी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। बाजार में 6 या 4 दुकानदार जो कि अपनी दुकान पर ही बैठे थे, निकल कर बाहर आ गए। उस वक्त तक जुमे का वक्त भी खत्म हो चुका था। बाकी सब लोग भी जमा होने लगे। मेरी दुकान का शटर ऊपर किया गया तो वो फर्श पर बैठी रो रही थी, हत्ता कि उसने अपने असल आंसू भी निकाल लिए थे। उसके चेहरे पर कालक फैली हुई थी। वो लुटी पुटी हालत में बैठी थी। जिस वक्त उसने शटर बंद किया था, मेरी दुकान पर बिजली भी नहीं थी, यूं मुकम्मल अंधेरा था। जब लोगों ने आकर मेरी दुकान का शटर ऊपर किया और एक फकीनी को इस तरह फर्श पर बैठे लुटे पुटे हालत में देखा तो सब लोग मुझ पर बरस पड़े। वो फकीनी भी रो रो कर सबसे मदद मांग रही थी। इसने मेरी इज्जत लूटी है, इसीलिए अकेले वक्त में मुझको बुलाया। कह रहा था कि तुमको बहुत सारी भीख दूंगा, दुकान में काम भी दे दूंगा। इसे दुकान में एक औरत की ज़रूरत थी जो इसके लिए बेसन वगैरह के पेड़े बना सके। मुझे तो इसने बहुत सारे वादे किए थे, अभी अपनी बात से पेड़े बना सके। मुझे तो इसने बहुत सारे वादे किए थे, अभी अपनी बात से फिर रहा है। इसने दुकान में बुलाकर मेरी इज्जत लूट ली। वो लड़की ये कह कहकर मुझे शर्मिंदा कर रही थी। इतनी ही देर में अबरार भी आ गया। ये सारा तमाशा देखकर वो मुझे खूंखार नजरों से घूरने लगा था। बोला, भाई आप तो मुझे मना करते थे, लेकिन अब आप ये कैसी हरकतें करते हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप तो छुपे रुस्तम निकले। अपने अबरार की बात कान में पड़ते ही मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से से सब लोगों को कहा, निकल जाओ मेरी दुकान से। मैंने इस फकीनी के साथ कुछ नहीं किया, ये नाटक कर रही है। मुझसे शादी करना चाहती थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, इसने खुद मुझसे शादी का वादा किया था। वो लड़की बोली और जोर जोर से रोने लगी। मैं अब इसी से शादी करूंगी। मोहल्ले के मोहतबर लोगों, मेरी मदद करो। अगर इसने मुझसे शादी नहीं की तो मैं इसका गुनाह लेकर कहाँ कहाँ फिरूंगी। हमारी औरतों के साथ पहले ही बहुत इस्तेहसाल होता है, लेकिन अब अगर आपने भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं आप सबको बददुआ दे दूंगी। वो एक एक की तरफ उंगली उठाती और रो रो कर सबसे यही बात कहती। तब एक बुजुर्ग मेरे सामने आगे आया और बोला, बेटा तुम्हें इससे शादी करना पड़ेगी, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तूने एक बेचारी औरत की इज्जत लूटी है। इस लड़की को हम सब जानते हैं, ये बाजार में फिरती है मगर किसी मर्द से कभी कोई बात नहीं करती, जबकि तुम इसे हर वक्त अपनी दुकान में बुलाते रहते हो। बेटा अगर ये तुम्हारी बातों में आकर तुम्हारे घर के दरवाजे तक आ ही गई तो हम क्या मर गए हैं? हम इस औरत का हक नहीं मानने देंगे तुम्हें। तुम्हें या तो इससे निकाह करना होगा या तो हम तुम्हें काम से निकलवा देंगे। तुम दोबारा इस दुकान में कदम नहीं रख सकोगे। वैसे भी इस दुकान का मालिक मेरा भाई है। उनमें से एक बोला, ताकि तू इस वक्त में कोई और नौकरी ढूंढ ले और यहाँ से हमें चकमा देकर चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता, तुझे इस औरत से आज अभी और इसी वक्त निकाह करना पड़ेगा। वैसे भी जुम्मा अभी अभी ख़त्म हुआ है, अल्लामा साहिब मस्जिद में ही होंगे। हम तुम्हें और इस फकीनी को ले चलते हैं, तुम्हारा निकाह हम वहीं पढ़ा देंगे। ताकि ये सुनकर मैं बहुत मजबूर हुआ। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अगर मुझे भागना हुआ तो मैं शादी के बाद भी तो भाग सकता हूँ। मेरी बात सुनकर ये लोग बोले, शादी के बाद अगर तू भागा तो तेरे खिलाफ अदालती कार्रवाई होगी। ये मोहल्ला शरीफ लोगों का है, यहाँ ये सब बातें नहीं चलेंगी। मैं ये बातें सुनकर बहुत परेशान हुआ। दिल तो चाहा कि यहाँ से भाग जाऊँ, ये लोग मुझे ढूंढते रहें, मारें पीटें, जो मर्जी करें, लेकिन घर वालों का ख्याल मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मैंने हामी भर ली तो उस फकीरनी को भी बड़ी सी चादर उड़ाकर मेरे साथ मस्जिद ले जाया गया। वहाँ जाकर अल्लामा साहिब को सारी सूरत हाल बताई तो वो भी माशाल्लाह कहने लगे। बोले कि ऐसी शादी तो ज़रूर होनी चाहिए जिसमें लड़की की इज्जत जाने का खतरा हो। अब इस लड़के को आप यहाँ ले ही आए हैं तो इससे इसकी रजामंदी पूछ लें, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी होता है। मैं जान गया था कि यहाँ इनकार करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, सो मैंने हामी भर ली। यूँ मेरा निकाह उस शुमाइला नामी लड़की से कर दिया गया। शुमाइला ने कहा कि वो मुझसे सारी ज़िंदगी मोहब्बत करेगी और मेरा हमेशा ख्याल रखेगी। उसकी ये बातें मेरे दिल पर असर नहीं कर रही थीं, क्योंकि मैं अब इस फकीरनी से नफरत करता था। मैंने सोचा कि मैं इसे खूब बदला लूँगा और कुछ ही दिन के बाद घर से तलाक देकर निकाल दूंगा। लेकिन मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मेरी मंगनी खाला की बेटी से हो चुकी थी। मंगनी तो नहीं कह सकते, मगर एक रस्मन सा रिश्ता तो हमारा हो ही चुका था। सो मैंने सोच लिया कि अब मैं इसे घर तो नहीं लेकर जाऊंगा, बहला फुसला कर किसी दोस्त के घर बिठा दूंगा, वहाँ से इसका बंदोबस्त करूंगा। मैं ये सोचता हुआ जा ही रहा था, सब लोग हमसे अब दूर चले गए थे, हमें अकेला छोड़ दिया गया था।
मैं उससे कहने लगा कि मैं तुम जैसी लड़की को तो घर भी नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि मेरे घर वाले नफरत करेंगे कि मैंने बाजार में बैठी एक आवारा औरत से शादी कर ली। मेरी बात सुन भी फर्क नहीं पड़ा, मेरा हाथ पकड़कर बोली, तुम बस एक बार मुझे मौका दे दो, तुम मेरे साथ चलो, उसके बाद देखना एक ही रात में तुम अमीर हो जाओगे। उसकी बात सुनकर मैं चिढ़ गया। तुमने क्या अमीर अमीर होने की रट लगा रखी है? मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और मैं तुम जैसी आवारा औरत की वजह से घर भी नहीं जा सकता। बार बार मुझे आवारा कहना बंद करो, तुम मेरी ज़िंदगी के पहले मर्द हो। मैंने आज तक किसी से नज़र उठाकर बात नहीं की। अच्छा, तुम जो दिन भर अबरार से बातें करती रहती थी वो क्या था? मैं उससे बातें नहीं करती थी, वो मुझसे बात करता था। और अब तुम अपने घर जाने के बजाय मेरे ही घर चलो, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम एक बार मेरा घर देख लो, उसके बाद तुम वहीं आया करना। बेशक तुम हमारी शादी के बारे में किसी को भी मत बताना। हमारी शादी जिन लोगों के सामने हुई है वही हमारे गवाह के तौर पर काफ़ी हैं, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को हमारी शादी का गवाह बनाना चाहती थी। अच्छा ठीक है, बाहर की बातें मत करो, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? माँ बाप नहीं हैं जिन्होंने तुम्हें खुला छोड़ दिया है? तुम्हें कोई परवाह है कि तुम्हारे माँ बाप की भी इज्जत है, या कि शायद फ़कीरों की कोई इज्जत नहीं होती? मेरी बात पर वो तड़प कर बोली, खुदा के लिए मेरे माँ बाप को कुछ मत कहो, मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर लूँगी, मगर मेरे अब्बा का नाम मत लेना। ये कहकर वो रोने लगी तो मुझे उस पर तरस आ गया था। वो बहुत देर से मेरी मिन्नतें कर रही थी और मुझसे निकाह करने के बाद से खुश भी थी। मैंने सोचा कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन बदला तो मैंने उससे लेना ही था। मैं उसे उसके घर ले गया। उसका घर का दरवाज़ा खुला तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि ये घर बहुत ही खूबसूरत था, अंदर से चमकता दमकता, जिसे देखकर लगता कि ये किसी शहजादी का घर हो। मैं देखकर हैरान रह गया, फिर सोचा कि शायद ये लड़की किसी बड़े से बंगले में काम करती होगी, तभी इसने मुझे यहाँ लाया है। फिर बोली, तुम 2 मिनट रुको। मैं कब उसका इंतज़ार करने लगा। मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मगर मुझे अपनी कीमत भी तो वसूल करना थी। जो उसने मेरे साथ किया मैं भी उसे तकलीफ़ पहुँचाना चाहता था। 2 मिनट में वहाँ खड़ा रहा, वहाँ किसी और की आवाज़ नहीं आ रही थी। इसका मतलब इस बंगले में कोई भी नहीं रहता। मैंने सोचा और कदम आगे बढ़ाकर देखा तो वाकई ये बंगला खाली था। छोटा सा ये घर किसी बंगले नुमा जैसा था। खैर, इधर उधर देखने के बाद मैं वापस उस जगह खड़ा हुआ तो सामने से वो वापस आई। उसने अपने चेहरे से कालक हटा ली थी। यूँ लगता था जैसे चौदहवीं का चांद बादलों में से निकल आया हो। वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। आज तक ऐसी खूबसूरती मैंने कहीं ना देखी थी। मुझे देखकर वो हंसने लगी। क्या हुआ, तुम हैरान क्यों रह गए? मैं तो हूँ ही इतनी खूबसूरत, बस तुम्हारे ईमान का इम्तिहान ले रही थी। सब कुछ बताऊंगी, पहले तुम आराम तो करो। ये बताओ, कुछ खाओगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहिए। मेरी बात पर वो वहीं सोफे पर बैठ गई और बोली, देखो, मैं तुम्हारी ईमानदारी देखने के लिए उस दुकान के सामने आकर खड़ी, और अगर तुम ये कहोगे कि मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहती थी तो इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो मुझे मतलबी या फिर ये मत समझना कि मैं लालची हूँ, मुफाद परस्त हूँ। हर इंसान अपने लिए भला ही सोचता है। मैं अपने बाबा की इकलौती बेटी हूँ। मेरे बाबा मिठाई की दुकान पर काम करते थे। ये दुकान इनकी अपनी ही थी। इन्होंने सस्ते रेट पर मिठाई बेचना शुरू की। इनकी बहुत ज़्यादा कमाई होने लगी, यहाँ तक कि बाबा ने एक खूबसूरत घर मेरे लिए बना लिया। मैं बाबा की इकलौती बेटी थी। बाबा चाहते थे कि मेरी ज़िंदगी में जो भी आए वो मेरी कदर करे, इसीलिए इन्होंने ये घर बनाया था। ये घर बनाकर मेरे नाम किया। मैंने और बाबा ने सोचा था कि हम दोनों इस घर में मुंतकिल होंगे और बाबा ये घर मेरे शौहर के नाम कर देंगे, मगर इससे पहले ही मेरे कुछ रिश्तेदारों को इस बात की भनक पड़ गई। तुम अब्बा के मुलाजिम थे, अब्बा हमेशा तुम्हारी तारीफ़ करते थे। इन लोगों ने मेरे अब्बा को कत्ल कर डाला। सिर्फ अब चूंकि मैं इनकी अकेली बेटी थी, इन्होंने ये सोचा कि कभी मेरी शादी नहीं होगी, ये शादी मेरी अपने ही किसी ख़ानदान में कर देंगे और फिर मेरी दौलत पर सांप बनकर बैठेंगे, मुझे नौकरानी की तरह रखेंगे। मैं अगर इस वक्त इन्हें शादी का कहती तो यकीनन ये मेरी शादी न करते, कहते कि तुम कम उम्र हो। मगर मैं जानती थी कि मुझे क्या करना है। अपना हक बचाने के लिए तो सभी को भागदौड़ करना पड़ती है ना। बस इसीलिए मैंने ये फ़कीरनी का रूप धारा ताकि मेरे रिश्तेदार भी मुझे पहचान न सकें। वो नाटक करने का मकसद यही था कि मेरे चचा के सामने मेरा निकाह तुमसे हो जाए। अब चचा तो कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने जो भी किया वो किया, लेकिन तुम अब मेरे शौहर हो और इस हिसाब से ये घर तुम्हारा हुआ। तुम जैसा ईमानदार शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा तरीका गलत था, मगर मैं मानती हूँ कि मैंने जो किया वो अच्छी नीयत से किया। लड़की की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। चचा बशीर की बेटी हो तुम? मैं हैरान रह गया। चचा बशीर की बेटी हो तुम? चचा बशीर का नाम सुनते ही मेरे दिल में उसके लिए इज्जत आ गई थी। हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि मेरी भी तो कुछ ज़रूरियात थी। बस इसी सब के लिए मैंने ये किया। वो खामोश हुई तो मैं उसकी तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगा, क्योंकि अब मुझे उसकी शादी पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि लड़की अच्छे ख़ानदान